ठीक, नाउ ये भी बोल सकते हैं और करंट फॉल्स टू, और करंट सॉरी, और पावर फॉल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, पावर फॉल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा, लेकिन इसको W1 W2 को बोलते क्या है? दैट इज W1 एंड W2, इसको हम लोग बोलते हैं, डायग्राम में ऐड करो, इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, इसको भी बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, फिर ये दोनों, हाँ, डेल्टा ओमेगा, और फिर ये आता है 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस ओमेगा वन, आर मतलब रेजोनेंस, और डेल्टा ओमेगा ये भी होता है, दैट इज ओमेगा टू माइनस ओमेगा आर। अगर दोनों डेल्टा ओमेगा को इक्वल कर देते हैं तो ओमेगा आर माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा आर। तो ओमेगा आर क्या आ जाएगा? ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टू डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा? दैट इज ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। डायग्राम में वो ऐड ऑन कर लेना, डेल्टा ओमेगा वाला जो नीचे रेफर किया है उसको ऐड ऑन कर लेना जरा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो टू डेल्टा ओमेगा इज बैंडविड्थ। तो आप कहेंगे सर, लेकिन बात तो हम लोग क्वालिटी की कर रहे हैं और यहाँ पे आप बैंडविड्थ बात कर रहे हैं। तो देखो, जो क्वालिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्वालिटी क्यू। सो आपने वो डायग्राम में मेंशन कर लिया ना डेल्टा ओमेगा क्या है? वॉज इन एवरीवन? हाँ, तो मेंशन करने के बाद क्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्वालिटी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्पिटेटिव में आता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। मतलब ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन टू डेल्टा ओमेगा। एक्चुअली बैंडविड्थ अगर ज्यादा होगा ना तो क्वालिटी इज लेस, इफ बैंडविड्थ इज मोर, अगर बैंडविड्थ लार्ज है, मतलब बैंडविड्थ मतलब टू डेल्टा ओमेगा, अगर ये लार्ज है देन क्वालिटी इज लेस, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि, अच्छा लिख लीजिए तो मैं समझाता हूं।
ओके, जस्ट हियर आपने ऊपर वो लिख लिया ना सब, ये बैंडविड्थ क्या होता है? यस सर। अच्छा, ये क्वालिटी समझा रहा हूँ, देखो जरा, ये जो है सपोज कर लो मैं अंदर यहाँ पे छोटा सा ग्राफ के फॉर्म में यहाँ समझा देता हूँ, इधर लेफ्ट की तरफ, जस्ट अ मिनट। देखो ये जो है ना, ये हाई क्वालिटी का है, दिस इज हाई क्वालिटी। ये लो क्वालिटी है। क्यों? बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो क्वालिटी कम हो जाएगा। तो आप देखो ना, इसमें जो है, अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस वे, और इधर भी लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस वे, तो आपने देखा क्या कि यहां पे बैंडविड्थ बहुत कम है और यहां पे बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा होने से इसकी क्वालिटी कम हो जाती है, और बैंडविड्थ कम होने से इसकी क्वालिटी ज्यादा हो जाती है। मतलब क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी, है क्या बेसिकली? क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपने देखा होगा कि जैसे कोई रेडियो होता है, सपोज रेडियो है, सपोज कर लो, आप उसको ट्यून करते हैं तो एट अ टाइम क्या करता है, वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कैच करता है। आप उसको ट्यूनिंग करते हैं, नॉब को रोटेट करते हैं, तो एट अ टाइम वो एक फ्रीक्वेंसी, ओनली वन फ्रीक्वेंसी कैच करता है। जो भी चैनल आपको सुनना हो, व्हाटएवर यू वांट, वो एक ही चैनल सुनता है। तो अगर हाई क्वालिटी होती है ना, तो एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है जो कि रेजोनेंस पे होता है। सी, जो कि रेजोनेंस पे प्रेजेंट होता है, दैट वन, वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है, दैट इज रेजोनेंस। लेकिन यहां पे इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वो एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को, लो क्वालिटी का मतलब बैंडविड्थ इतना ज्यादा हो गया कि वो एक ही टाइम में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को कैच करने लगेगा फिर वो। तो अगर सेम टाइम में अगर तुम्हें दो दो चैनल या तीन तीन चैनल कैच कर रहा है, क्योंकि बैंडविड्थ बढ़ गया उसका, तो एट अ टाइम वो दो से तीन चैनल अगर कैच करने लगेगा तो तुमको दो चैनल की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। तो क्या तुम उसको अच्छी क्वालिटी बोलोगे क्या? नहीं, वो बैड क्वालिटी है। अगर एक समय में उसने दोनों चैनल कैच कर लिए, इसका मतलब उसकी बैंडविड्थ बढ़ गई है, क्वालिटी कम हो गई है। क्योंकि क्वालिटी का मतलब होता है इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। रेजोनेंस पे सिर्फ उसको एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कैच करना है जो कि वो सुनना चाह रहा है, ठीक है? अगर बैंडविड्थ ज्यादा हो गई तो सेम रेजोनेंस पे वो एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज कैच करने लगेगा, विच इज लो क्वालिटी। जैसे आप देखते हैं ना, पुराने टीवी खराब हो जाते हैं तो आप देखिए कुछ इधर उधर के चैनल कैच करने लगते हैं। एक्चुअली वो तुमको लगता है कि बहुत अच्छा कि मेरा टीवी जो इधर उधर के चैनल कैच कर रहा है उसका रिसीवर बहुत अच्छा है। रिसीवर अच्छा नहीं है, उसकी बैंडविड्थ खराब हो गई है। मतलब इतनी ज्यादा बैंडविड्थ हो गई कि एक ही टाइम में बहुत सारे चैनल्स कैच कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लो क्वालिटी हाई क्वालिटी का मतलब समझ में आया? यस सर। इसका यूज, इसका बेस्ट यूज किधर है? इसका बेस्ट यूज है कि ये यूज होता है रेडियो ट्यूनिंग में। आपको मालूम, रेडियो जो ट्यून किया जाता है उसमें ये एलसीआर सीरीज होता है, एलसीआर सीरीज होता है रेडियो ट्यूनिंग में। तो वो क्या करते हैं, जब आप ट्यून कर, अच्छा आर तो फिक्स होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 तो जब आप उसको नॉब को रोटेट करते हैं ना, तो उसमें एल और सी दोनों में से कोई एक चेंज होता है, उसकी वजह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और वो क्या करता है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कैच कर लेता है। तो इसलिए आप जैसे जैसे ट्यून करते हैं उसका एल और सी दोनों चेंज होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेसिकली चेंज होता है। आर यू गेटिंग? तो रेडियो ट्यूनिंग में बहुत इसका बेस्ट यूज है कि और यू कैन से कि ये क्या करता है एलसीआर सीरीज, इट कैन यूज एज एन एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट मतलब इट कैन एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस एंड रिजेक्ट्स ऑल अदर। ये क्या करता है, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है जो रेजोनेंस में होता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि बैंडविड्थ कम है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को हटा देगा, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा जो रेजोनेंस पे। दैट्स व्हाई एलसीआर सीरीज को बहुत सी बुक में लिखा हुआ है इट यूज एज अ एक्सेप्टर सर्किट।
इज क्लियर? ओके, तो कहने का मतलब कि ये है कि लो क्वालिटी का मतलब बैंडविड्थ कम है तो इट इज हाई क्वालिटी, और बैंडविड्थ ज्यादा है तो लो क्वालिटी। ओके, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला रख देते हैं हम लोग। तो क्वालिटी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा आर क्या था? दैट इज 1 अपॉन रूट एल सी। ये जो 2 डेल्टा ओमेगा है, इसका डेरिवेशन जो है वो सीबीएसई में दिया हुआ है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। एक पेज का डेरिवेशन है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। 1 पेज डेरिवेशन इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अगर किसी को देखना है तो देख सकता है कि कैसे निकाला गया है, बट बहुत लेंथी डेरिवेशन है, 1 पेज का है, और कोई लॉजिक नहीं है उसका, मतलब उसको पढ़ने का, मतलब उसको समझने का। ठीक है, तो लर्न द रिजल्ट ओनली, क्योंकि हम थोड़े से कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहते हैं। इसकी वैल्यू आती आर बाय एल। आप अगर कोई देखना चाहता है ये वैल्यू कैसे आती, तो दे कैन रिफर टू एनसीईआरटी बुक, मैंने लिख दिया है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, ओके। नाउ अब ये हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमें फॉर्मूला भी मिल जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो क्वालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर नहीं, एल अपॉन आर, इसको दोनों को रख देते हैं, और ओमेगा आर क्या होगा? रूट एल सी। इसको रीअरेंज कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा 1/r, एल को रूट के अंदर ले जाओ, एल बाय सी। ठीक है, एल बाय सी। या फिर तुम उसको मतलब बहुत तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आप चाहो तो सी को बाहर ले लो। नहीं नहीं, सी को बाहर नहीं लेते हैं, सी एल सी। आप चाहो तो ये ना, एक मिनट, ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये फॉर्मूला हो गया, तीसरा एक फॉर्मूला और आ सकता है, रेजोनेंस। एक मिनट, मुझे रेजोनेंस बनाने, दैट इज एल सी। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय सी कर लो, इसमें क्या है? मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय सी, तो इट बिकम रूट एल सी। और रूट एल सी क्या होता है? दैट इज दिस वन, ओमेगा आर। तो ये हो जाएगा ओमेगा आर इंटू आर सी। तो देखो, फॉर्मूले बहुत से बनते हैं, फॉर्मूले ये भी है, अगर दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फॉर्मूला तो ये बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, ये वाला ऐसा नहीं, एक्चुअली इन्हीं में से कोई यूज होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आ सकता है। ठीक है, कि आपको क्वालिटी फाइंड आउट करना हो तो, नहीं ये वाला भी नहीं, ये थर्ड वाला है, हाँ, ये वाला आ सकता है यार। ये फॉर्मूला बन सकता है, इसको तो मैनिपुलेट करके बनाया है। ये फॉर्मूला भी बन सकता है अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मालूम है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मैंने मैनिपुलेट किया है। ठीक है, तो देख लेना, अगर कोई क्वालिटी वगैरह आता है न्यूमेरिकल में, नीट में भी आ सकता है, सीईटी में भी, सीईटी में रिड्यूस किया गया है, हाँ सीईटी में रिड्यूस किया गया है, नीट में आ सकता है, और आपका इसमें जेई में भी आ सकता है। हाउ टू कैलकुलेट द क्वालिटी? कॉम्पिटेंट दिस वन, क्वालिटी। जस्ट अ मिनट।
लिख लीजिएगा नीचे नोट में। LCR series circuit used as an acceptor circuit, acceptor circuit, that is, it accepts only one frequency, accepts only one frequency at resonance, and rejects all other frequencies, इसको भी याद रखना कि इसका यूज क्या है। देखो एसी में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम फेजर डायग्राम से इस पूरी पढ़ाई करनी है। अगर तुम फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो तुम सारे डेरिवेशन फटाफट करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। और अगर आपको फेजर डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, आप एब्सेंट हो गए हो, तो फिर नहीं समझ में आएगा फिर आपको एसी में क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। तो ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर के एंड पे आ गए बिल्कुल। ये लास्ट टॉपिक एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो चैप्टर छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मतलब इसमें काफी ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए गए हैं। पूरा देखो मैथमेटिकल अप्रोच से ही पूरी पढ़ाई की गई, फेजर डायग्राम उसको लेके कैलकुलेशन करो, कौन आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, ये सब डिस्कस कर लेना, आप समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग करना। तो इस सब सीरीज के किए हैं। तो कभी कभी एक स्टूडेंट ने पूछा था पैरेलल का कर लेते हैं। अच्छा पैरेलल का आपके बोर्ड्स में नहीं, जैसे कॉम्पिटिटिव में ही आएगा, तो मैं तीनों को मिक्स करके एक बार पैरेलल बना देता हूँ। अब दो होगा तो मैनेज कर लेना, इज क्लियर? जब तीन कर सकते हो तो दो भी कर सकते हो ना। अच्छा तो क्या नाम वो लास्ट टॉपिक पे आए हम और दिस चैप्टर। Yes, sir. हो गया ना? नाउ दैट इज LCR पैरेलल, तीनों को मिक्स कर देना, दो करते हैं आपके बुक में। अच्छा बोर्ड्स में ये ले रखे हैं LC पैरेलल, हम तीनों को ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, तीनों को पैरेलल में ले लेते हैं। सो पैरेलल में क्या होगा, लुक हियर लाइक दिस वे, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके बोर्ड्स में सिर्फ LC पैरेलल लिया गया। इधर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, देन इंडक्टर, देन कैपेसिटर, अच्छा ये C है, ये L है, ये R है। अच्छा इसमें वोल्टेज सब में सेम रहेगा, आपको मालूम है कि सर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। तो सपोज कर लो ये ER है, ये EL है, छोटा सा L लगा देंगे, ये EC है, और आर इन पैरेलल। बट यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट सब में अलग अलग हो जाएगा। IR, IL, IC. I hope diagram is clear to everyone. In parallel, voltage is same. In parallel, voltage is same. So you can say E is equal to E, C is equal to E, L is equal to E, R. All having the same voltage, but currents are different. Currents different है, ठीक है। चलो फेजर डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा इसमें रेफरेंस हम वोल्टेज ले लेते हैं क्योंकि सब में वोल्टेज सेम है।
उल्टा करेंगे। हाँ, इससे पहले जितने भी सीरीज में कर रहे थे हम करंट को रख के हम वोल्टेज को ऊपर नीचे कर रहे थे। जैसे हमने इससे पहले जितना भी किया था हम लोग क्या कर रहे थे कि हमेशा करंट को रखने के बाद, क्योंकि करंट सेम होता था सब में, तो करंट को रखने के बाद वोल्टेज को ऊपर नीचे करते थे कि ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, करंट को रेफरेंस लेके। अब हम उल्टा करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम है तो वोल्टेज को रेफरेंस लेके करंट को ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, ओके। सी लेट्स से इट्स वोल्टेज बना लेते हैं। जैसे ये वोल्टेज है सपोज कर लो, और वोल्टेज सब सेम है, दैट इज E इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई एल इज इक्वल टू ई आर। ये वोल्टेज हो गया। अब करंट को बनाते हैं। रेसिस्टर का करंट साथ में चलता है, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है। हाँ, कैपेसिटर तो कैपेसिटर का वोल्टेज हमने यहाँ पे ले लिया ना हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सबसे सेम है तो हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो इसका जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चलता है कैपेसिटर का। इंडक्टर में इंडक्टर के वोल्टेज से इंडक्टर का करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। देख लो, डायग्राम समझ में आया एवरीबॉडी? ये रेफरेंस ले लिया, दिस इज रेफरेंस। Yes, sir. दिस इज रेफरेंस। कॉपी डाउन दिस वन, डायग्राम कॉपी कर लीजिए। डायग्राम हो गया सबका? Yes, sir. ओके। अब तीनों वेक्टर को ऐड करते हैं, मतलब तीनों करंट वेक्टर है, हमने फेजर डायग्राम में वेक्टर लिया था, तो तीनों को ऐड कैसे करें? कोई भी एक चीज ले लो, आईसी बड़ा कर देते हैं। चलो लेट, अब आई एल बड़ा हो सकता है, आईसी तुम कोई भी एक ले लो, कोई चलेगा ना। लेट कैपेसिटर का करंट इज ग्रेटर देन इंडक्टर करंट। तो फिर ये बड़ा होगा तो अपोजिट होगा, तो माइनस होगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा। तो दिस वन इधर E इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू ई, एल इज इक्वल टू ई आर। और हाँ, इसका करंट इधर है, इसको आईसी बड़ा ले लिया तो आईसी माइनस आई एल ऊपर चला जाएगा, आईसी माइनस आई एल ऊपर चला जाएगा। अब लॉ पैरेललोग्राम यूज करो और रिजल्टेंट करंट निकाल लो। लॉ पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो रिजल्टेंट करंट विल कम दिस साइड। तो ये टोटल करंट हो जाएगा दिस वन। करंट यहाँ पे आगे चल रहा है वोल्टेज से, कितना एंगल? फाइव एंगल आगे चल रहा है, दिस इज आई आर। तो देखो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ना, एक्चुअली दे आर रोटेटिंग लाइक दिस वे, तो वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। E का फॉर्मूला तो मालूम है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, करंट को देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
So I is equal to under root of I r square plus I c minus I l होल स्क्वायर। वहां पे वोल्टेज का पाइथागोरस बन रहा था, यहाँ पे करंट का पाइथागोरस बन गया। तो पैरेलल में अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ओम्स लॉ I is equal to E upon Z, ओम्स लॉ I R is equal to E R upon R, I L is equal to E L upon XL, I C is equal to E C upon XC, और XL और XC मालूम है क्या होते हैं? हाँ, अब रख देंगे यहाँ पर इट बिकम I की जगह क्या रखेंगे? E अपॉन Z अंडर रूट ऑफ I R होगा दैट इज E R अपॉन R होल स्क्वायर प्लस आई सी हो जाएगा दैट इज ई सी अपॉन एक्स सी, और ये हो जाएगा दैट इज ई एल अपॉन एक्स एल होल स्क्वायर। और आपको मालूम है ई इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई एल, तो एवरीथिंग गेट कैंसिल, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 upon r square plus that is 1 upon xc minus xl होल स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में अगर आ गया तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता है क्योंकि इनवर्स है पूरा सब कुछ। इज क्लियर? तो इसको भी ध्यान रखना तुम लोग, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये वो z नहीं होता, ये 1 अपॉन z है, तो z को बोलते हैं इम्पिडेंस, मतलब टोटल रेसिस्टेंस इम्पिडेंस। 1 अपॉन z को बोलते हैं एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक है। दिस इज एडमिटेंस, रिमेंबर दिस इज एडमिटेंस, this is admittance 1 upon z, copy on this one admittance। तो एक्चुअली थोड़ा निकालने में दिक्कत होती है क्योंकि इससे क्या करना, न्यूमेरिकल लगाया तो एक्सी अलग निकालना, एक्सएल अलग निकालना, फिर उनकी वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर करके अलग कर लेना, उसके बाद सब वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट करना, अदरवाइज क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक्सी की वैल्यू होती है वो सीधे सीधे नहीं मिलेगी, वो ओमेगा एल लगाना पड़ेगा वहां पर, और एक्सी क्या होता है दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी लगाना पड़ेगा, और ओमेगा भी तुम्हारा 2 बाय एफ रहता है, तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप बेटर ये है कि पहले एक्सएल अलग से निकालो, एक्सी अलग से निकालो, उनको माइनस करके इसका स्क्वायर निकालो, और उसके बाद यहाँ पे रखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्म में। करंट का इक्वेशन, करंट यहाँ पे आगे चल रहा है तो पीछे भी चल सकता है, तो प्लस माइनस पाई हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट आई नॉट क्या होगा, ई नॉट अपॉन जेड हो जाएगा, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल यूज करेंगे तो कैसा बनेगा बेटा? नाइनटी है, ये 1 अपॉन जेड आ रहा है, ये 1 अपॉन आर आ रहा है, ये 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल आ रहा है, और ये फाई होगा।
तो आप देख लेना, अगर आपको पावर फैक्टर निकालना हो दैट इज cos फाई, तो यहाँ से निकाल लेना। फिर cos फाई क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन r अपॉन 1 बाय z, तो मतलब z बाय r हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फाई वगैरह निकालना हो तो z अपॉन r करके निकाल लेना, ठीक है। सो डन। हो गया सबका? यस सर। बस दो, आई विल टेक ओनली 2 मिनट ले लेते, चैप्टर खत्म हो गया एक्चुअली ऑलमोस्ट। तो मैं चैप्टर खत्म ही कर देता हूँ, 2 मिनट रह गया है, बस रेजोनेंस डिस्कस कर लूँ। एट रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस होगा। XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, विल गेट द सेम फॉर्मूला 1 अपॉन रूट LC, ओमेगा इज 2 पाई f, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई LC। तो दोनों में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होता है, चाहे आप कैसे भी करिए, लेकिन एक चीज फर्क आ जाती है, क्या, वहां पे इंपेडेंस एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, तो वहां पे इंपेडेंस मिनिमम होता था, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये Z वाला, ये वाले फॉर्मूले से आप XL XC को सेम करोगे तो इंपेडेंस मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। बट करंट विल बी मैक्सिमम, एंड करंट, हाँ उल्टा हो जाता है उसमें। उसमें LCR सीरीज में क्या था, इंपेडेंस मिनिमम होता था, करंट मैक्सिमम होता था। इसमें क्या होगा, E नॉट अपॉन Z, तो ये मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज फॉर्मूला वही है देखो, लेकिन एक मैक्सिमम मिनिमम वर्ड चेंज हो गया। वहां पे Z मिनिमम था, I मैक्सिमम था, यहाँ पे उल्टा हो गया, Z मैक्सिमम हो गया, I मिनिमम हो गया। तो ग्राफ भी दोनों के सेम हो जाएंगे, लेकिन ग्राफ उल्टे हो जाएंगे दोनों के, मतलब करंट का कैसा था और Z का कैसा था यहाँ पर, तो उल्टा ग्राफ हो जाएगा दोनों का। बस इसमें इंपीडेंस ज्यादा हो जाएगा और करंट मिनिमम हो जाएगा। R, और यहाँ पे और वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, ठीक है, रेजोनेंस में। तो आप कहेंगे सब कुछ तो अपोजिट हो गया, फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, बट एवरीथिंग गेट अपोजिट, रेजिस्टेंस और करंट का कॉन्सेप्ट तो अपोजिट हो गया इनका। तो वहां पे वो LCR सीरीज यूज होता है एज एन एक्सेप्टर सर्किट, ये यूज होता है एज अ रिजेक्टर सर्किट। LCR सीरीज क्या करता था, इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता था और सारी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता था। ये उल्टा काम करेगा, ये क्या काम करेगा, LCR पैरेलल एक्ट एज अ रिजेक्टर सर्किट। वो एक्सेप्टर सर्किट होता है, रिजेक्टर सर्किट होता है, एक्ट्स एज रिजेक्टर सर्किट। It accepts all the frequencies
ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करेगा एंड रिजेक्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी, एंड रिजेक्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस में इंपीडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है, बाकी सबको सिलेक्ट कर देता है। दिस फिनिशेस एसी सर्किट, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 2 दिन टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे।